तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आज स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग ऐसे ही खुशहाल रहें और हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसे देश में जन्म हुआ है। खासकर अगर मैं अपनी बात करूँ, इस देश में जन्म होने के सिर्फ अगर फ़ायदे की ना हो तो दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट हमारे देश का है। यानी जिस माध्यम से हम आप जुड़े हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इस देश में पैदा होने का सबसे बड़ा योगदान है। अगर मैं किसी दूसरी कंट्री में पैदा होता तो शायद ना इंटरनेट होता, ना प्रखर ट्रू क्राइम होता, ना मैं होता। तो सोचिए कि एक ऐसा देश कि जहां अगर आपके अंदर सुई की नोक बराबर भी टैलेंट है तो आपको आगे बढ़ाने का इतना मौका मिलता है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की परवरिश, यहाँ की तहजीब, यहाँ की तमीज़, यहाँ के संस्कार, यहाँ का खाना, यहाँ का मसाला, यहाँ की उत्पादन क्षमता, यहाँ के लोग, यहाँ का स्वास्थ्य, हर चीज़ की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, भले ही हम उस चीज़ की कद्र खुद ना करें। यहाँ के पॉलिटिशियन की हम चाहे जितनी बुराई करें, लेकिन अगर आप कभी पाकिस्तानी मीडिया को देखें तो पाकिस्तानी मीडिया ऐसे समझाती है, ऐसे बताती है कि चाहे जितनी बुराई हो, चाहे जितने खराब नेता हों भारत के, हिंदुस्तान के, लेकिन कोई भी सरकार कम से कम ऐसी तो है कि वो 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करती है। बाकी कई देश तो ऐसे हैं जहाँ पे 6 महीने 7 महीने में ही चुनाव होते हैं, 6-7 महीने में चुनाव होने की नौबत आ जाती है, सरकारें गिरा दी जाती हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ही देख लीजिए। तो चाहे जितनी हम बुराई कर लें, चाहे जितनी चीज़ें सोच लें, कई मामलों में हमारा जो देश है, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा वतन पूरी दुनिया में आज भी अव्वल नंबर पे पहले भी था, आज भी आता है। और हम लोगों का प्रयास यही रहेगा, हमारा, आपका, हम सभी का, कि आने वाले टाइम में हर चीज़ में अव्वल रहे और ऐसे ही हम लोग फ़ख्र से कहें कि हम इस देश के वासी हैं। तब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को कायदे से मैं खुद लगभग मान के चली कि 4 महीने से फॉलो कर रहा था। पता नहीं कौन सा ऐसा इंटरेस्ट आ गया था कि 4 महीने से लगातार कई बार मैं चेक किया कि क्या हुआ, कुछ आगे बढ़ा मामला, क्या हुआ, कुछ आगे बढ़ा मामला। 5 साल पहले ये घटना हुई थी, हालांकि उस टाइम मुझे पता भी नहीं था, लेकिन लगभग 4 महीने पहले जब पता चला तो 4 महीने से लगातार फॉलो कर रहा था। और संयोग से आज जाके इस पूरे केस का खुलासा हुआ और एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री सुलझी जो अपने आप में 5 सालों से उलझी हुई थी। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ में, एक ज़िला लगता है कोरबा ज़िला। और इसी कोरबा ज़िले में एक थाना है, कुसमुंडा थाना। और इसी थाना क्षेत्र में एक लड़की रहा करती थी। उम्र बामुश्किल 14-15 साल। घर में अकेलौती थी, बाकी कोई और था नहीं। माँ थे, पिता थे, बाकी उन दोनों की आंखों की तारी यही लड़की, जिसका नाम था सलमा सुल्तान। धीरे धीरे बड़ी हुई। संयोग से इसने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया, हाई स्कूल में अच्छे नंबर। लेकिन जैसे ही हाई स्कूल का एग्ज़ाम इसने दिया, उसी के बाद से इसका जो रुख था, इसका जो रवैया था, पढ़ाई लिखाई से हट जाता है। अब शुरुआत में पढ़ाई लिखाई से रुख हटा तो परिवार वालों को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन इससे पहले कि परिवार वाले रोक टोक करते, इससे पहले कि परिवार वाले कुछ कहते कि नहीं तुम पढ़ाई लिखाई करो, एक टीवी में इसको काम मिल जाता है, एक टीवी सीरियल में ये काम करने लगती है। उसके बाद थोड़े से पैसे मिलते हैं। अब जब पैसे मिले तो परिवार वालों को भी लगा कि चलो ठीक है, इसी लाइन में आगे बढ़ जाओ। उसके बाद चूँकि जिस हिसाब से इसकी खूबसूरती थी, इसके बोलने का अंदाज, इसके बात करने का लहजा, ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी थी कि धीरे ही धीरे वक्त के साथ बड़ी तेज़ी से इसने ऊंचाई छुई और लगभग 1 साल के अंदर ही टीवी में एंकर बन गई, एक न्यूज़ चैनल में। अब एक छोटे से शहर के एक छोटे से थाने से एक लड़की जो न्यूज़ एंकर बन जाए तो उसका क्या रुतबा होगा, उसका क्या रुआब होगा, बताने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे दिल्ली जैसे जगहों में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ या फिर कई ऐसी जगह जहाँ से ज़्यादा लोग आगे नहीं बढ़े हैं, ज़्यादा लोग टेलीविज़न पे नहीं आए हैं, तो फिर ऐसे मामलों में जो शोहरत है, जो मकबूलियत है, वो अपने आप में सर चढ़ के बोलने लगती है। ठीक है, ऐसा ही कुछ सलमा सुल्तान के साथ था। सलमा वक्त के साथ साथ पूरे इलाके में मशहूर होती गई, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक, परिवार वाले भी एकदम खुश। कभी कभार ये काम के सिलसिले में कहीं चली जाती, कुछ दिन तक वहाँ रहती, फिर लौट के आती। परिवार वाले भी ज़्यादा रोक टोक ना करते, चूँकि उनकी बिटिया एक मशहूर न्यूज़ एंकर हो चुकी थी। आसपास के सारे लोग अब उनके अम्मी अब्बू को भी अब सलमा के नाम से ही जानने लगे। तो माँ बाप का भी सीना गर्व से फूल चुका था कि जो बिटिया है उसकी वजह से आज लोग हमको जान रहे हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही, वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। लड़की जो थी वो 18 साल की हो गई। जैसे 18 साल की हुई
इसी दौरान एक तारीख आती है 21 अक्टूबर साल 2018। 21 अक्टूबर साल 2018 को जो सलमा है अपने घर से निकलती है। घर वाले पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो, कब तक आओगी। तो सलमा बताती है कि जा रही हूँ कोरबा, यानी इसका जो घर था वो एक कस्बे में था, वहाँ से फिर उसको अपने ज़िले अपने शहर जाना था। बताती है कि कोरबा ज़िला जा रही हूँ, कुछ काम है, 1-2 दिन में आ जाऊँगी। परिवार वालों को भी लगा कि हो सकता है कुछ न्यूज़ एंकरिंग का काम हो या फिर किसी मामले की जांच पड़ताल में जा रही हो। उसके बाद जाने देते हैं। सलमा चली गई। परिवार वाले अपने काम में बिजी हो गए। 21 तारीख बीत गया। सलमा को फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं लगा। परिवार वालों को लगा कि हो सकता है कुछ सूट वगैरह हो तो वे बिज़ी हो, इग्नोर कर दिया। 22 तारीख आ गई। 22 तारीख को फिर फ़ोन किया, फिर फ़ोन नहीं लगा। 23 तारीख को भी फ़ोन किया, फिर फ़ोन नहीं लगा। अब जब 2 दिन गुजर गए तो परिवार वाले थोड़ा सा परेशान हुए कि कहाँ चली गई, क्योंकि आमतौर पे ऐसा कभी हुआ नहीं, चाहे जितनी बिजी हो। आज बिजी है तो कल फ़ोन करती थी, कल बिजी हो तो परसों फ़ोन करती थी। लेकिन आज न जाने ऐसा क्या था कि 2-3 दिनों से इसको फ़ोन किया जा रहा, फ़ोन लग नहीं रहा। बहरहाल परिवार वाले परेशान हुए, लेकिन चूँकि तब तक सलमा जो थी मशहूर हो चुकी थी आसपास के इलाके में, तो इन्होंने भी इस मामले को बड़ा गुपचुप रखा। न किसी को कानो कान खबर दी, न किसी से ज़्यादा कुछ जानकारी शेयर की। बस अपने तरीके से पता करना, अपने तरीके से खोजबीन करना परिवार वालों ने शुरू किया। देखते देखते अक्टूबर का जो महीना था वो बीत गया और सलमा का कुछ पता नहीं। अक्टूबर बीत गया, नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया। देखते देखते पूरा साल 2018 गुजर गया। सलमा सुल्तान का कुछ पता नहीं। परिवार वाले अभी तक न कंप्लेन कर रहे हैं, न कुछ कह रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। अपने तरीके से जो उससे जुड़े लोग थे, जो उस न्यूज एजेंसी में काम करते थे, बस इन्हीं लोगों से परिवार वाले पूछताछ कर रहे हैं, इन्हीं लोगों से छानबीन कर रहे हैं। सलमा सुल्तान का कुछ पता नहीं। देखते देखते साल 2019 आ गया और संजोग से इसी साल 2019 में 20 जनवरी को जो सलमा सुल्तान के पिता थे उनका देहांत हो जाता है। अब सलमा सुल्तान के पिता का देहांत हुआ। आसपास के सारे लोग आ गए, सारे रिश्तेदार, सारे घर के लोग, ऐसे लोग जिनसे कभी झगड़ा विवाद भी हुआ था, क्योंकि दुख के मामले में हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि सारे लोग आ जाते हैं। अब सारे लोग आ गए। उसके बाद फिर जनाजे की तैयारी होने लगी। लेकिन फिर जो लोग नहीं जानते थे उनके मन में एक ही सवाल था कि सलमा कहाँ है। सलमा को आने दिया जाए, उसके बाद ही जनाजा उठेगा, बेटी अपने बाप को देख ले। अब घंटों तक इंतज़ार हुआ इस उम्मीद में कि सलमा सुल्तान को खबर लगी होगी, सलमा सुल्तान आ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे सांड ढलने को हुई, सलमा सुल्तान नहीं आई। जैसे तैसे करके अब बॉडी का अंतिम संस्कार हुआ, उसको सुपुर्द खाक किया गया। लेकिन अब परिवार वालों को लग गया कि जो सलमा सुल्तान है, अगर वो स्वस्थ होती, अगर वो ठीक ठाक होती और उसे खबर लगता है कि उसके अब्बू का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, तो ऐसा हो नहीं सकता था कि सलमा सुल्तान जो है वो आए ना। अब इधर आसपास के लोगों ने जब देखा कि बाप मर गया लेकिन बेटी नहीं आई, तो फिर उनको भी बड़ा अजीब लगा, तरह तरह की बातें होने लगी। अब देखते ही देखते ये पूरी खबर आसपास के पूरे इलाके में फैल गई कि जो सलमा सुल्तान है वो या तो भाग गई है या तो उसके साथ कुछ हो गया, जो कि उसके अब्बू का इंतकाल हुआ, वो आई नहीं। अब रिश्तेदारों ने और आसपास के लोगों ने प्रेशर बनाया परिवार पे। परिवार वाले अब थाने पहुंचते हैं और जो कुसमुंडा थाना था वहाँ पहुँच के FIR या फिर मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई। कंप्लेन दर्ज होने के बाद पुलिस वालों ने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया नहीं, बस एक खाना पूर्ति की। इसी बीच आसपास के लोगों में एक खबर फैल गई कि जो सलमा सुल्तान है उसका किसी से अफेयर था और उसके साथ मुंबई भाग गई है। पुलिस वाले भी इसी थ्योरी को मान लेते हैं। मानने के बाद अपने तरीके से कुछ दिनों तक तो पता करते हैं, लेकिन जब काफ़ी टाइम तक पता करने के बाद कुछ पता नहीं चलता तो पुलिस वाले भी अब कहते हैं कि ठीक है, दूसरे मामले पे ध्यान देते हैं। अच्छा, इधर पिता का इंतकाल हो गया था तो घर वाले वैसे भी टूट चुके थे, तो घर वाले भी अब पुलिस पे ज़्यादा प्रेशर बना नहीं पाते। बीच बीच में जो सलमा सुल्तान की माँ थी वो बीच बीच में आती थाने, कुसमुंडा थाने में आने के बाद पता करती, पूछती कि क्या कोई प्रोग्रेस हुआ, क्या कुछ तरक्की हुई। लेकिन जब धीरे धीरे वक्त गुजरा और पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं टाल मटोल करने लगे, तो फिर उस माँ को भी लग गया कि अब शायद पुलिस वाले भी नहीं खोजेंगे। लिहाजा जो सलमा सुल्तान की माँ थी वो भी धीरे धीरे उम्मीद छोड़ती हैं। इधर आसपास के लोगों में ये रूमर, ये अफवाह फैल गई कि जो सलमा सुल्तान है वो किसी के साथ भाग चुकी है
और ऐसे लड़के के साथ भागी है जिसको शायद समाज स्वीकार ना करे। इसीलिए वो अपना मुंह इधर दिखाने के लायक नहीं है और इसीलिए जो सलमा सुल्तान है वो आ नहीं रही। अब ये बातें आसपास के इलाकों में जब फैली तो माँ को भी लगा कि हो सकता है कि बेटी भाग गई हो, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई बात 10 मुंह से लगातार निकले तो ना चाहते हुए भी आदमी यकीन कर लेता है कि हाँ ये चीज़ हुई होगी। अब माँ बाप तो था ही नहीं, जो माँ थी वो भी यकीन करके बैठ जाती है। अब घर वाले जब खोज खबर नहीं लेते तो पुलिस वालों को क्या पड़ी थी, पुलिस वाले भी फाइल को बंद कर देते हैं। मामला रफा दफा हो गया, फाइल जो है ठंडे बस्ते में चली गई। साल 2019 बीत गया। साल 2019 बीतने के बाद तो सबके जहन से भी सलमा सुल्तान मिट चुकी थी। जहाँ वो काम करती थी वहाँ पे अब नए नए लोग आ गए थे। कहते भी हैं कि दुनिया किसी के लिए रुकती नहीं। 19 बीता, 20 बीता, 21 बीता, 22 बीता और देखते ही देखते लगभग 5 साल गुजर गए। सलमा सुल्तान अब तक लौट के आई, ना उसका कुछ खबर पता चला, ना उसके बारे में किसी को कोई जानकारी थी, ना ही उसका कभी कोई फ़ोन आया, ना वो कहीं देखी गई, ना किसी से कोई संपर्क हुआ। परिवार वाले भी धीरे धीरे उम्मीद छोड़ चुके थे, यादें भी धीरे धीरे धुंधली हो गई। लेकिन इस बीच मार्च महीने में इसी कोरबा ज़िले में एक एसपी आती हैं। इनका नाम था रॉबिन्सन गुड़िया। जैसे इन्होंने चार्ज लिया अपने उस ऑफिस में, अपने अधीक्षक आवास पे जब ये आती हैं, आने के बाद इन्होंने चार्ज लिया। लेने के बाद फिर सारे लोगों से बात करते हैं, जितने अफसर थे उनसे मुखातिब होती हैं, सबसे बातचीत करती हैं, फिर जानती हैं कि यहाँ क्या हाल है, क्या चीज़ें हैं। तो इसी दौरान पता चला कि कोरबा ज़िले में पिछले कई सालों से न जाने कितनी लड़कियाँ गायब हो गई हैं। कुछ लड़कियाँ गायब हैं, कुछ मासूम बच्चे गायब हैं। साल दर साल गुजर गए, इनका कुछ पता नहीं चला। अब जैसे ही ये खबर इनको पता चली, जो गुड़िया जी थी एसपी साहिबा, अब इनको खबर लगी कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो इन्होंने फिर एक मिशन चलाया और उसका नाम था ऑपरेशन मुस्कान। और इस मिशन के तहत ऐसे लोग जो गायब हुए हैं, ऐसे लोग जिनका कुछ पता नहीं है, जिनके घर वालों ने उम्मीद छोड़ दी है, जिनके मामले में कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई, ऐसे सारे फाइलों को फिर से खोला जाए और सारे केस को फिर से सुलझाने की कोशिश की जाए। अलग अलग थानों से अलग अलग फाइल्स गई और इसी बीच कुसमुंडा थाने से इस सलमा सुल्तान की मिसिंग फाइल भी पहुंच गई। अब जैसे ही एसपी साहिबा देखती हैं, फ़ौरन कहती हैं कि इस मामले को फिर से खोला जाए और लगभग 5 सालों बाद सलमा सुल्तान की जो मिस्ट्री थी गुमशुदगी की, वो फिर से खोली गई। अब फिर से जांच पड़ताल शुरू हुई, सबसे फिर से पूछताछ। पुलिस की टीम परिवार वालों के पास पहुंची, परिवार वालों से पूछा गया, आसपास के लोगों से पूछा गया। परिवार वाले भी अब अजीब सा रिएक्ट करते हैं कि इतने सालों बाद आ जाए हैं खोज खबर लेने। आसपास के लोग भी लगभग चीज़ें भूल ही गए थे, लिहाजा कोई ऐसा क्लू, कोई ऐसा शब्द किसी के मुंह से निकला ही नहीं जिससे कुछ पता चले। लेकिन इस एसपी साहिबा का आदेश था कि इस मामले को सुलझाना है, तो पुलिस वाले भी बेचारे जैसे तैसे करके जो काम शायद उन्होंने 5 साल पहले नहीं किया था, अब वो भी करते हैं। साथ ही इस लड़की की पूरी कुंडली निकालते हैं, इसकी कॉल डिटेल निकालते हैं, सारी चीज़ें पता करते हैं। तो काफ़ी दिन तक मशक्क़त करने के बाद पूरा मार्च महीना जब बीत गया, तो लगभग 13 या 14 मई को पुलिस वालों को एक बात पता चली और पुलिस वालों को जानकारी मिली कि ये जो लड़की थी सलमा सुल्तान, इसके नाम से यूनियन बैंक में, जो कोरबा का यूनियन बैंक है, उसमें एक लोन चल रहा था और ये लोन साल 2018 से चल रहा। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, लोन था तो था। लेकिन इसी बीच एक और खबर पता चली कि सलमा सुल्तान तो गायब है, लेकिन जो लोन है उसकी जो रकम है वो लगातार भरी जा रही है। अब जैसे ये बात पुलिस वालों को पता चली, अब पुलिस वाले हरकत में आते हैं कि अगर लड़की गायब है तो कहीं ना कहीं है ज़रूर, और अगर लोन भरा जा रहा तो जाहिर सी बात है या तो लड़की भर रही या तो फिर उसका कोई जानने वाला, तो दोनों ही सूरत हाल में लड़की का पता चल सकता है। लिहाजा पुलिस वाले ये पता करते हैं कि ये जो लोन है ये भर कौन रहा है। जब ये पता करते हैं तो एक शख्स का नाम निकल के सामने आता है और वो शख्स था मधुर साहू, और एक गंगा श्री जिम है, इस जिम का ये मालिक था। अब जैसे ये पता चला कि कोई मधुर साहू है जो सलमा सुल्तान का वो जो कर्ज है, जो लोन है, उसको अदा कर रहा, तो पुलिस वाले बड़ी अचरज में हैं कि एक लड़की जो गायब है, जिसकी खोज खबर किसी को नहीं, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं, उस लड़की का लोन ये आदमी क्यों भर रहा है। या तो उस लड़की का ये बहुत ख़ास है, लेकिन अगर ख़ास है तो इसको पता होना चाहिए कि लड़की गायब हो गई है, तो ये क्यों लोन भरेगा।
और अगर ये खास नहीं है तो ये लोन क्यों भर रहा। और तीसरी कंडीशन यही है कि लड़की जिंदा है, इसके पास है, तभी ये भर रहा। लिहाजा पुलिस वालों की सारी जांच का तो दायरा था इसी मधुर साहू के इर्द गिर्द अब घूमने लगा। इसके बारे में पता किया गया, इसकी कुंडली निकाली गई। साथ ही जो सलमा सुल्तान थी, अब उसके फ़ोन की कॉल डिटेल 5 साल पहले की अब जाके निकाली गई। लगभग जून का महीना लग चुका था। तो जब कॉल डिटेल निकाली गई, साथ ही जब बैंक स्टेटमेंट और मधुर साहू के बारे में पता किया गया, तो कॉल डिटेल में सबसे ज़्यादा बात थी मधुर साहू से हुई थी। बैंक स्टेटमेंट में भी निकल के आ गया कि मधुर साहू ही जो रकम है वो भर रहा। अब पुलिस वालों को लगा कि चलो मधुर साहू के बारे में पता करते हैं, इसको उठाते हैं, इससे पूछताछ करते हैं, मामला एकदम हाथ में है। अब पुलिस की टीम जाती है उठाने, तो पता चलता है कि मधुर साहू तो फरार है। अब पुलिस वाले क्या करें? पुलिस वाले अब उसके आसपास के लोगों को उठाते हैं जिनकी बातों पे कुछ डाउट हो रहा था। तो जब इन लोगों को उठाते हैं, उठाने के बाद 3 ऐसे नाम निकल के सामने आए। जब इन लोगों से पूछताछ करते हैं, साथ ही अपने मुखबिर और अपने इनपुट पे काम करते हैं, तो पुलिस वालों को खबर लगी कि जो सलमा सुल्तान है, इसका 2018 में मर्डर हो गया था। साथ ही जो डेड बॉडी है एक जगह है, उसी जगह पे दफन है। अब जैसे ही एसपी साहब के पास ये खबर पहुंची, एसपी साहब अपने दलबल के साथ उस जगह पे पहुंच गए जहाँ की खबर मिली थी कि यहाँ पे दफन है। फ़ौरन जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ तो 4 लेन बन चुका है, हाईवे। अब क्या करें? लेकिन अब बॉडी भी रिकवर करनी थी। जेसीबी बुलाई गई, उस जगह को खोदा गया। खोदने के बाद घंटों तक पुलिस वाले, आसपास के लोग, सारे लोग मशक्कत करते हैं, लेकिन वहाँ से डेड बॉडी का एक भी अंश नहीं मिलता। अब फिर पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है जो डेड बॉडी है इधर उधर फिसल गई हो, क्योंकि 5 सालों में जो भौगोलिक स्थिति है थोड़ी बहुत बदलती है। लेकिन एक दिक्कत थी कि ये पूरा हाईवे तो नहीं खोदा जा सकता। लिहाजा एक रडार किस्म का सिस्टम होता है, उसको बुलाया गया। ये हुआ कि हम 3D स्कैनिंग करेंगे, चेक करेंगे कि इस पूरे हाईवे के नीचे कहीं कोई इंसानी अंश, कुछ हड्डी का टुकड़ा तो नहीं है। उसको मंगाया गया, उससे जांच पड़ताल की गई, लेकिन बॉडी फिर भी नहीं मिली। अलग अलग जगहों पे इनपुट मिलते रहे। जून महीने भर में न जाने कितनी बार पुलिस की टीम इधर उधर भटकती रही, खाक छानती रही, डेड बॉडी खोजती रही, लेकिन उस डेड बॉडी का कहीं से कुछ पता नहीं चला। जून बीत गया, जुलाई बीत गया। इधर पुलिस वाले एक तरफ डेड बॉडी खोज रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो मधुर साहू था, इसके नंबर को सर्विलांस पे लगाए हुए थे। कहीं से कुछ खबर नहीं, कहीं से कोई जानकारी नहीं। लेकिन पुलिस वालों की जो मेहनत थी वो अंत में रंग लाती है। इसी महीने में, अभी परसों, मधुर साहू का लोकेशन मिल जाता है एक मुखबिर के जरिए। अब जैसे ही लोकेशन मिलता है, मिलने के बाद पुलिस की टीम मधुर साहू को गिरफ्तार करती है। साथ ही 2 और नाम निकल के सामने आते हैं, कौशल श्रीवास और अतुल शर्मा। इन दोनों को भी गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके थाने लाती है। लाने के बाद इनसे पूछताछ करती है। शुरुआती पूछताछ में ही ये सारे लोग अपने इकबाल जुर्म भी करते हैं। इकबाल जुर्म करने के बाद जब इनसे मोटिव पूछा गया कि तुमने क्यों मारा उस मासूम सी लड़की को, क्योंकि जो उम्र थी मधुर साहू की लगभग 35 साल थी, तो उस हिसाब से आज का उम्र जोड़ें तो सलमा सुल्तान बामुश्किल होगी तो 23 साल की होगी। तो जिस समय इसका संबंध रहा होगा, तो सलमा अगर 16 की थी तो लगभग 26-27 साल की थी। तो जब मधुर साहू से पूछा गया कि तुमने क्यों मारा, तो फिर मधुर साहू ने पूरी कहानी सुनाई। दरअसल मधुर साहू एक ऐसा शख्स था जो अपने इलाके में हर उस लड़की पर नज़र रखता था जो देखने में खूबसूरत हो और जो दौलत शोहरत के पीछे जा रही हो। मधुर साहू ने अपनी पूरी कहानी बताई और साथ ही पूरा बात कहा कि लगभग 100 ऐसी लड़कियां थीं जिन लड़कियों से मेरा ऐसा संबंध था। न जाने कितनी लड़कियों को मधुर साहू अपने प्रेम के जाल में फंसाता, उनसे बातचीत करता, उनका यूज़ करता, यूज़ करने के बाद कुछ पैसे वगैरह दे के उनको छोड़ देता। क्योंकि मधुर साहू के पास एक जिम था तो अच्छा खासा पैसा था, इधर उधर भी इसका बिजनेस था। और ऐसे इसकी नज़र जब सलमा सुल्तान पे पड़ी तो सलमा सुल्तान की खूबसूरती के आगे कहीं ना कहीं मधुर साहू जो था वो पागल हो गया। बात करने के लिए, संपर्क करने के लिए अपना जाल फेंकता है। हर बार की तरह जैसे हर लड़की फंस जाती, वैसे ये सलमा सुल्तान भी इस मधुर साहू के जाल में फंसती है। फंसने के बाद दोनों आए दिन अब मिलने लगे। जितना मधुर साहू यूज करना चाहता था उतना उसने यूज किया। इधर जो सलमा थी उसको कुछ खबर नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा। उसको तो यही लग रहा है कि ये शख्स मुझसे शादी कर लेगा, साथ ही मेरे कैरियर में, मेरे उज्जवल भविष्य में सपोर्ट करेगा। वक्त के साथ साथ कहीं ना कहीं अब जब ये बड़ी हुई सलमा सुल्तान, तो इसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे यूज कर रहा, क्योंकि तब तक इसने एंकरिंग की दुनिया में ऐसी खबरें सुन रखी थी। लिहाजा अब ये कहने लगी मधुर साहू से कि अब तुम मुझसे शादी करो। अब जैसे शादी का नाम आता है
मधुर साहू डिस्टर्ब कि आज तक किसी से नहीं शादी की तो इससे कैसे कर लूँ। लेकिन अब लड़की थी, न्यूज़ एंकर थी, अगर कहीं मुंह खोल देती कि इसने मेरा शोषण किया, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक तो ये नाबालिग भी थी, तो पास्को एक्ट में डायरेक्ट जेल होती। लिहाजा अब मधुर साहू इधर उधर बातें घुमाने लगा, उससे पीछा छुड़ाने लगा। मधुर साहू कभी उससे झगड़ा कर लेता, कभी ऐसा कोशिश करता कि लड़की खुद मुझसे नफरत कर ले। लेकिन सलमा सुल्तान इस कदर इसके पीछे पागल थी कि वो चाहे जितनी लड़ाई करता, चाहे जितनी बहस करता, चाहे जितनी जिरह करता, मधुर साहू का पीछा सलमा सुल्तान जो थी वो छोड़ने को तैयार नहीं। इधर मधुर साहू को कुछ पैसे की ज़रूरत भी थी, उस पैसे को लेके इसको लोन लेना था। इसका सिविल स्कोर गड़बड़ था, इसीलिए ये सलमा सुल्तान के एड्रेस पे, चूँकि ये 18+ हो चुकी थी, उस पर लोन ले लेता है। सलमा सुल्तान एक जानी मानी एंकर थी, तो लोन लेने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। लोन की रकम अच्छी खासी थी, तो इधर लोन लेना, साथ ही अब सलमा सुल्तान लगातार जिद कर रही है कि मुझसे शादी कर लो। इसीलिए अब इसे लग गया कि इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा, लेकिन ये पीछा छोड़ नहीं रही थी। तो यहीं से फिर इसके दिमाग में आया कि काम करते हैं, इस सलमा सुल्तान को मार देते हैं, लेकिन मारें ऐसे कि ना तो लाश मिले, ना ही हमारा कभी नाम आए। लिहाजा ये फ़ोन करके सलमा सुल्तान को बुलाता है। बुलाने के बाद सलमा सुल्तान को एक सुनसान जगह पे लेके जाता है, और इस सुनसान जगह पे जो मधुर साहू का जिम ट्रेनर था, जिसका नाम था कौशल श्रीवास, ये भी पहुंच जाता है। ये दोनों लोग मिलके, यानी मधुर और कौशल मिलके सलमा सुल्तान की गला घोंट के हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद फिर ये कवायद शुरू हुई कि बॉडी कहाँ ठिकाने लगाएं। इसके बाद फिर एक और शख्स जिसका नाम था अतुल शर्मा, उसको शामिल किया जाता है। अतुल शर्मा को शामिल किया जाता है। शामिल करने के बाद ये तीनों लोग एक भवानी मंदिर है, उसके पीछे जाके लाश को दफना देते हैं। और चूँकि इन्हें पता था कि अब ये खबर फैलेगी ज़रूर और जांच पड़ताल होगी तो मुझ तक आएगी ज़रूर, इसीलिए इन लोगों ने बॉडी दफनाने की जो जगह है, जो भी इनके खास थे, जो जानते थे कि ये मर्डर करेगा या फिर तकरार हो रही है, उनको ऐसी सी जगह बता दी कि पुलिस वाले अगर उनसे पूछताछ करते तो अलग अलग जगहों के नाम निकलते और पुलिस वाले उलझ के रह जाते। तो जब पुलिस वालों ने ये पूरी थ्योरी सुनी, उसके बाद फिर यहीं से कवायद शुरू हुई कि बॉडी कहाँ है। फिलहाल पुलिस वाले बॉडी रिकवर करने में लगे हुए हैं, लेकिन लगभग सबूत इसके खिलाफ हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी बॉडी मिलना बहुत ज़रूरी है। बॉडी मिल जाती है तो पुलिस वालों का जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएगा। अगर बॉडी नहीं मिलती है तो पुलिस वाले थोड़े बहुत कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि अदालत में तो कई सारी चीज़ें बदल जाती हैं, चाहे कातिल चाहे जितना इकबाल जुर्म कर ले। आफ्ताब ने खूब इकबाल जुर्म किया पुलिस के सामने, मीडिया ने बढ़ चढ़ के खबर दिखाई, कोर्ट में बदल गया, पुलिस के सामने दिया बयान, कोर्ट में माना नहीं जाता। चाहे आप जो टेस्ट करा ले, नार्को टेस्ट लेके पॉलीग्राफी टेस्ट, ये सारी चीज़ें कोर्ट में मानी नहीं जाती। तो कहीं ना कहीं बॉडी मिलना ज़्यादा ज़रूरी है बाकी हर चीज़ से। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, जो कायदे से कहूँ तो इस कहानी के पीछे जब मार्च में ये मिशन चला था, मिशन मुस्कान, और साथ ही ये फाइल उठी थी, तब से मैं नज़र रखा हुआ था। 9 जून को जब खुदाई हुई और ये हुआ कि बॉडी यहीं दफन है, तब भी लगा कि शायद ये मिस्ट्री सुलझ जाए। तो मुझे लगा कि 9 तारीख को ये कहानी सुना दूंगा, लेकिन फिर वहाँ कुछ नहीं मिला। अलग अलग टाइम में इसमें खबरें आती रहीं, अलग अलग टाइम में मुझे लगा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल था कि जो खीरा होती है, जो ककड़ी होती है, तरबूज, खरबूज, इन सारी चीज़ों में भर भर के पानी होता है। पानी की कमी को दूर करने के लिए इन चीज़ों का सेवन भी किया जाता है। तो ऐसा क्या है कि इनको खाने के बाद ये कहा जाता है कि पानी मत पियो, यानी पानी वाली चीज़ खा के पानी ना पीना, बड़ी चौंकाने वाली बात है। तो यही मेरा सवाल था, और इस सवाल का जो सही जवाब है कि खीरा, ककड़ी, ये सारी चीज़ों में फाइबर बहुत होता है। तो इसको खा के जब आप पानी पिएंगे तो आपके शरीर का pH लेवल गड़बड़ हो जाएगा। इससे पेट में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, उल्टी आना, मिसली होना। साथ ही एक जो रास्ता है मुंह से लेके आपके एनल रीजन तक, यानी खाना जहाँ से एंटर करेगा और जहाँ से एग्जिट करेगा, इसका जो पाथ है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिससे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब दिया वो दिया है सोनू ठाकुर जी हैं नोएडा से, किशन कुमार जी हैं, मनोज कुमार जी हैं रुड़की से, सुबोध कुमार जी ये BSF में हैं, साथ ही लालचंद्र शर्मा जी हैं, और एक भाई साहब थे, उनके पिताजी का जन्मदिन था, और मेरी बेवकूफ़ी या मेरी नादानी देखिए कि अभी याद आ रहा, तो मैं उनको विश तो नहीं कर पाया, चूँकि उनका नाम ही मुझे नहीं नोट हुआ, तो ये मेरी गलती है, तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ।
लेकिन अब चूँकि बड़े हैं तो नाम लेना जरूरी भी नहीं, तो अब उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही उन्होंने जो भी नाम भेजा उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। हो सकता है कल मैं विश कर दूँ, लेकिन जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको अंकल जी, आपके बेटे ने भेजा है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।